नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं शब्द विचार। हिंदी भाषा का नया टॉपिक है शब्द विचार। यानी शब्द के बारे में अपन विचार करेंगे। शब्द होता क्या है? शब्द कुर्जी वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अपने छोटी क्लास में पढ़ा था, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, है ना। क्या वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं? केवल वर्णों के मेल को शब्द कहना है ये उचित नहीं होगा, क्योंकि वर्णों का मेल तो कैसे भी हो सकता है। देखो, वर्णों का मेल तो लो, च ग म ल ब त क स भ ए लो, ये वर्णों का मेल। ये बताओ क्या अर्थ होता है इसका? कोई अर्थ हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। च ग म ल ब त क स भ कुछ भी नहीं है ना। शब्द की परिभाषा होगी शब्दों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। इतना ही पर्याप्त नहीं होता है कि गुरुजी, है ना, कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को नहीं, हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। चलिए अलग से लिख देता हूं मैं। शब्द दो होते हैं, एक तो शब्द होता है और एक पद होता है। इसमें बच्चे क्या है, अंतर नहीं कर पाते हैं कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, है ना। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है, है ना। जैसे पुस्तक, ये एक सार्थक मेल है। प उ स त ए क और ए, इन वर्णों का मेल क्या बने और इसका अर्थ निकला पुस्तक यानी बुक। सार्थक यानी अर्थ के साथ में होना चाहिए। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। बहुत सारे हैं, जैसे पुस्तक है ना, कमल है, कलम है, बहुत सारे शब्द ये शब्द कहलाते हैं। अब आता है पद। ये महिला सुपरवाइजर में आया हुआ है। पद किसे कहते हैं? देखिए, जब तक ये अकेला रहेगा तो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, है ना। जब वही शब्द वर्णों का सार्थक मेल जो शब्द कहलाता है, ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है ना। तो पद की परिभाषा क्या हो गई? जब किसी सार्थक शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वह पद कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ तो ये शब्द क्या था? शब्द था, और यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया गया तो अब ये क्या कहलाएगा? पद। अब ये हो गया पद। बस शब्द और पद में इतना ही अंतर होता है। शब्द है वह वर्णों का सार्थक मेल होता है ना। पद है वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं और इसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से भी हो जाता है, अन्य शब्दों से हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। एक ये भी सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है। अब आता है अपने शब्दों का प्रकार, है ना। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न पूछेंगे शब्दों का प्रकार। सामान्यतः शब्द हैं वो
4 प्रकार के माने जाते हैं। यहाँ शब्दों का जो वर्गीकरण है वह हम 4 आधार पर कर सकते हैं, है ना। कौन किस किस पे करते हैं? एक छोटा सा शब्द बना रखा है मैंने इसका, उ यू ए रू, ये उयु अरु। उयु अरु कैसे? ये शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर अपन करेंगे। तो इसका थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो ऊपर से ले लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, है ना। शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर करेंगे अपन। ऊपर से परिभाषाओं की यदि स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे अपन, इसको अच्छा समझ में आएगा। शब्द विचार ये लीजिए, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण करेंगे अपन कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। 1, 2, 3 और 4। 4 प्रकार में हम इन शब्दों को बांटेंगे। वो कौन कौन से बांटेंगे, किस प्रकार में बांटेंगे? देखो, उ यू एरू, ये इसका एक छोटा सा लॉजिक है। उ से बनेगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। 2 नंबर पे है व्यू, नहीं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर वर्गीकरण। ऐसे बनेगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। और 4 रूप के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण। ये देखिए दोस्तों, हम शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से कर सकते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण है, ये 5 प्रकार का होगा। एक मोटा प्रश्न ऐसे ही पूछ सकते हैं कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? 5 प्रकार से। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर किया जा सकता है 3 प्रकार से। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है 3 प्रकार से। और रूप परिवर्तन के आधार पर किया जाएगा 2 प्रकार से। ये भी अलग प्रश्न हो गया है। तो अभी तक अपने 5, 2, 3, 4 प्रश्न तैयार हो गए हैं। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? मूलतः है 4 प्रकार से। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 5 से। उत्पत्ति रचना के आधार पर 3 प्रकार से कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर 3 होते हैं, और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार का होता है। ये अब इनमें होते कैसे कैसे देखो, ये उत्पत्ति या रचना के आधार पर 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज, और 5 नंबर का होता है संकर। ये कुछ गाइड्स में 4 प्रकार की दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदी की पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक कक्षा 6 की, है ना, कक्षा
6 की पुस्तक है उसके पेज नंबर 38 पर है ना, ये पेज नंबर है उस पुस्तक का 38 पर 5 प्रकार के दे रखे हैं। तो अपन भी क्या मानेंगे, 5 प्रकार, जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपने यहाँ चलने वाली पुस्तक है कक्षा 6 की, उसके पेज नंबर 38 पर ही क्या दे रखे, 5 प्रकार के दे रखे हैं, जिसमें एक संकर शब्द को और शामिल किया गया है। तो हम इसको 5 ही प्रकार के मानेंगे। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर नंबर 1 रूढ़, 2 यौगिक, 3 योग रूढ़। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण वाचक, लक्षक और व्यंजक। और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण विकारी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और अविकारी, विकारी और अविकारी। तो आज हम इनका सामान्य परिचय लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अलग से बना के लेके आएंगे अपन। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हूबहू कर दिया जाता है, यानी बिना रूप परिवर्तन के ज्यों का त्यों जब हम उसको हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लेते हैं तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द जब संस्कृत के मूल शब्दों में हल्का सा थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जब हम उसको हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज, देशज वे शब्द होते हैं जिनका किसी प्रदेश विशेष में ही प्रयोग किया जाता है। एक बार का यहाँ से देखो प्रश्न पूछा जाता है तत्सम तद्भव से 110% प्रश्न एक आएगा ही आएगा, और आता है हर एग्जाम में। STC, BSTC, PTT जो भी है, SI वगैरह है, रीट है, कोई भी यदि जिसमें हिंदी है और उसमें ये टॉपिक है तो यहाँ से एक प्रश्न उठना निश्चित है। लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, यहाँ से भी एक बार का प्रश्न उठा हुआ है कि निम्न में से किन शब्दों का कोई लिखित में इतिहास नहीं होता है। तो ये है देशज शब्द। इन देशज शब्दों का लिखित में कोई इतिहास नहीं होता है। ठीक है। एक विदेशज, जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जिनको हिंदी ने ग्रहण कर लिया है वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। अरबी है, तुर्की है, फारसी है। जैसे हिंदी शब्द देख लो, अपनी हिंदी भाषा का हिंदी शब्द है, वो फारसी भाषा का शब्द हिंदी का नहीं है ना। तो इसमें 5 एक पढ़ेंगे अपन, जैसे अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है और अंग्रेजी है। बस ये शंकर, शंकर देखो, शंकर, ये शंकर भगवान शंकर जी वाला नहीं है। भगवान शंकर जी वाला शंकर ये होगा, ये शंकर से आएगा, इसमें है ये शंकर। संकरण नहीं होता, विज्ञान का शब्द है ये शंकर। शंकर का मतलब मेल होना, मिलना। तो जब किन्हीं 2 भाषाओं से मिलकर के एक शब्द बना दिया जाता है तो वे शंकर शब्द कहलाते हैं। जैसे डबल रोटी, डबल तो अंग्रेजी का है और रोटी हिंदी का है ना, तो ये हो गया डबल रोटी। इस प्रकार से ये क्या है, शंकर शब्द है। अब आइए यहाँ पर रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ है एक निश्चित, जिनका एक निश्चित अर्थ में जिनको लिया जाता है, यानी उसका अर्थ निश्चित अर्थ हो गया किसी एक का, है ना, और उनको हम यदि खंडन कर देते हैं, उसका विखंडन करते हैं तो उसका अर्थ है समझ में नहीं आता, अर्थ देते ही नहीं, टुकड़े करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता। सीधी सी बात ये है। जैसे मान लो पेड़ है, पेड़, हम पेड़ का नाम लेंगे तो हमारे दिमाग में है कि हाँ यार पेड़ है, शाखाएं, पत्ते हैं, फूल हैं, जो भी फल लगे हैं वो पेड़। लेकिन हम इसको पे को अलग कर दें और अंग को अलग कर दें, अड्डा को अलग कर दें तो पेड़ अलग हो गया, अर्थ नहीं दे रहा है ना। यौगिक यानी 2 शब्दों के मिलने से कोई शब्द बनता है, वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। इसमें जैसे उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं और ये संधि शब्द हैं, वो सारे इसके अंदर
आ जाएंगे। और योग रूढ़ दो शब्दों से मिलकर के तो बनेगा, लेकिन वो किसी एक विशेष अर्थ में भी क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। यानी योग भी होगा और रूढ़ भी होगा, इन दोनों के योग से। जैसे लंबोदर है ना, दो से बना है लंबोदर, लंब और उदर से बना है अलग अलग, और लेकिन एक ही अर्थ को, यानी रूढ़ भी है, ये योग भी हो गया और रूढ़ भी। लंबोदर किसको इंगित करता है, भगवान श्री गणेश जी को। इस प्रकार से योग भी होगा रूढ़ भी होगा। बहुब्रीहि समास के जितने भी जो उदाहरण हैं वो सारे योग रूढ़ में चले जाएंगे। ठीक है। तीसरा आता है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, वाचक, लक्षक और व्यंजक, है ना। कुछ गाइड्स में अलग भी, जैसे सार्थक और निरर्थक, ये दो भी दे रखे होते हैं। अर्थ के आधार पर यानी सार्थक शब्द वे शब्द जिनको अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वे अर्थ जिसका अर्थ निकलता नहीं है ना। लेकिन वास्तव में यहाँ ये होगा, वाचक पढ़ते ही जिस शब्द का अर्थ आ जाए, लक्षक लक्षणों के आधार पर किसी शब्द का अर्थ अपन ग्रहण करते हैं, और व्यंजक व्यंजना होती है, अलग अलग प्रकार के दिमाग से अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे, तो ये अर्थ के आधार पर शब्द हो जाएंगे। और अंतिम है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, लगभग प्रश्न आता है एक, कि रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी। विकारी वे पद होते हैं जिनका किसी लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार प्रयोग करने पर उनका रूप है वो परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी वो होते हैं जिन शब्दों का लिंग, वचन या काल आदि के आधार पर, पुरुष के आधार पर प्रयोग करने पर, उनके साथ में प्रयोग करने पर उनका जो रूप है वो कभी बदलता नहीं है, ये अविकारी पद कहलाते हैं। इस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से कर सकते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और रूप परिवर्तन के आधार पर। दोस्तों, कल के नई वीडियो में अपन अपना पहला टॉपिक लेके आएंगे, उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो कल के वीडियो का इंतजार करें, कल अपनी टॉपिक लेके आएंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।